नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के प्रोग्राम में डीआरएस इनसाइट्स के 7:30 पीएम लाइव सेशन। जी हाँ, शेयर्स की बात अपनों के साथ। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नेहा सिंह और आज हमने देखा कि मार्केट ने काफी गोते खाने के बाद करी है फाइनल थोड़ी सी रिकवरी। तो इसी पर बात करने के लिए जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे साथ मौजूद है जाने माने एनालिस्ट, मार्केट एनालिस्ट अविनाश गोरक्षकर जी, जो कि हेड ऑफ रिसर्च है प्रॉफिट मार्क सिक्योरिटीज के। अविनाश जी, स्वागत है आपका आज के प्रोग्राम में। गुड इवनिंग नेहा जी। अविनाश जी, हमने देखा कि थोड़े से सेटबैक्स के बाद मार्केट ने उबरने की कोशिश करी है और लेवल्स जो हुए हैं वो है 24,600 के लेवल्स टूटते हुए नजर आए आज। तो आने वाले वक्त में मतलब जो मार्केट का मूड दिख रहा है, इस ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प टैरिफ के बोझ से उबर गया है मार्केट। तो आपके हिसाब से क्या ऐसा हुआ है कि ट्रम्प टैरिफ के बोझ से उबर गया है मार्केट और आने वाले वक्त में हम ये लेवल्स और बढ़ते हुए यानी 25,000 का लेवल देख सकते हैं क्या निफ्टी का? नेहा जी, मुझे लगता है कि देखिए 7 अगस्त को ये टैरिफ्स इम्प्लीमेंट होंगे, तो ये जो इफेक्ट है 7 अगस्त से शुरू होगा। तो मेरे ख्याल से देखिए जब ये शुरू होंगे ना तभी मार्केट में शायद और थोड़ी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। और अभी भी पूरा सेल ऑफ हुआ नहीं है। आज भी मैं एफआई के आंकड़े देख रहा था, ये आज भी करीबन 3,000 करोड़ के ऊपर का इनका सेल ऑफ है। तो जब तक देखिए एफआईएस की लिक्विडिटी लगातार रहेगी, इनफैक्ट अभी तक मैंने देखा है कि जनवरी से इन्होंने करीबन 1 लाख करोड़ की बिकवाली की है। तो ये काफी बड़ा अमाउंट है। और हालांकि देखिए डोमेस्टिक फंड्स रोज बाय कर रहे हैं, इनकी डोमेस्टिक लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। जब तक एफआई की लिक्विडिटी रुकती नहीं है तब तक 25,000 का लेवल क्रॉस करना या छूना जरा सा थोड़ा सा एक चैलेंज रहेगा। और अभी तो नतीजों का सीजन भी है, तो मेरे ख्याल से नतीजे भी मेरे ख्याल से जिस प्रकार से आ रहे हैं, मोर और लेस मार्केट का ऐसा मानना है कि नतीजे इतने अच्छे नहीं है जितने एक्सपेक्टेशन थी। तो कहीं ना कहीं 24,600 24,700 ये लेवल पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। डाउन साइड पे मुझे लगता है कि 24,400 24,500 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो वहां से मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी बिकवाली आएगी, क्योंकि मार्केट्स ने एक वर्स्ट केस सिनेरियो 24,500 की तरफ ऑलरेडी बिल्ड किया है। बट हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको देखने को मिलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सेक्टर्स अभी चले हैं, जैसे मानसून रिलेटेड है, जैसे फर्टिलाइजर हो गया, एग्रोकेमिकल हो गया, सीमेंट हो गया, ये कंपनीज के नतीजे भी अगर आप देखें तो बहुत अच्छे हैं। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स शुड टेक अ स्टॉक स्पेसिफिक कॉल हियर। अच्छे स्टॉक्स में जहाँ पे एक्शन मिलता है, जहाँ पे मोमेंटम है, जहाँ पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, वहां पे आप पोजीशंस बना सकते हो। लेकिन ओवरऑल मार्केट की बात करें तो कोई बड़ा री रेटिंग ट्रिगर एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में दिखता नहीं है। तो मार्केट ऐसे ही कंसोलिडेशन जोन में रहेगा एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 काइंड ऑफ वीक्स। और तो आपके ने भी 25,000 के लेवल्स मतलब थोड़ी सी ओवर थिंकिंग, विजुअल थिंकिंग हो गई। नहीं, बिल्कुल देखिए, मुझे लगता है आप रिकॉर्ड देखिए, जब भी मार्केट 25,000 को छूता भी है तो इमीडिएटली आपको एक सेलिंग वेव देखने को मिलती है, वेदर वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। तो कहीं ना कहीं देखिए वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, वैल्यूएशन थोड़े से फेयर टू एक्सपेंसिव हो चुके हैं। तो उसलिए मुझे लगता है कि सेकंड क्वार्टर के जब नतीजे आएंगे उसके बाद थोड़ा सा आपको एक मार्केट में अपटिक देखने को मिलेगा। अभी ये हफ्ते आपको शायद आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली है, तो वो रेट कट होगा नहीं होगा, कितना होगा, मैं गवर्नर साहब की क्या कमेंट्री रहेगी, तो ये सारी बात यहाँ से मार्केट फैक्टरिंग करेगा। अविनाश जी, कुछ सेक्टर्स भी थोड़ा सा उभरते हुए नजर आए हैं, जैसे कि हमने डिफेंस को देखा, मेटल को देखा, आईटी, रियलिटी, ऑटो इंडेक्स। आप जैसे बात कर रहे थे कि स्टॉक स्पेसिफिक तेजी रहेगी, तो क्या सेक्टर स्पेसिफिक तेजी भी रहेगी? तो देखिए सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक तेजी थोड़ा सा मोर और लेस एक ही बात है। अगर सेक्टर अच्छा करता है तो उसमें से स्टॉक्स अच्छे चलेंगे। और जैसे आपने कहा कि देखिए जो सेक्टर अभी इस क्वार्टर में अच्छे नंबर दिखा चुका है, एक तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है। वहां पे मेरे ख्याल से जो बड़े दिग्गज जैसे इंडियन होटल्स है, लेमन ट्री है, चैलेट होटल्स है, ये काफी अच्छी कंपनीज है। नजरिया अगर आपका थोड़ा सा मीडियम लॉन्ग टर्म है तो यहाँ पे जरूर एक एसआईपी अप्रोच आप कर सकते हो। रही बात हॉस्पिटल सेक्टर की, तो दिग्गज में अपोलो हॉस्पिटल है, उसके बाद नोएडा बेस्ड यथार्थ हॉस्पिटल है, तो नंबर्स बहुत अच्छे हैं। ये भी एक बहुत अच्छा ग्रोइंग सेक्टर है। उसके बाद ऑटो सेक्टर में देखिए, अगर आप टू व्हीलर सेक्टर की बात करें, जैसे बजाज ऑटो और हीरो मोटर और टीवीएस मोटर्स की बात करें, तो वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है। इस महीने में बहुत अच्छा डबल डिजिट ग्रोथ टू व्हीलर कंपनी ने रिकॉर्ड किया है। बारिश अच्छी है तो रूरल डिमांड भी अच्छी रहेगी।
तो टू व्हीलर्स में मेरे ख्याल से तीनों स्टॉक्स में एक अच्छी खरीदने का मौका बन सकता है। और रही बात यूटिलिटी व्हीकल में महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें, तो एमएनएम ने बहुत ही तगड़े नंबर्स अपने क्वार्टरली में डिक्लेयर किए हैं। इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियां भी हाँ। रही है। तो कहीं कहीं देखिए ऑटो में टू व्हीलर और यूटिलिटी व्हीकल ट्रैक्टर कंपनियां अच्छी करेगी। जैसे मैंने कहा होटल्स हॉस्पिटैलिटी अच्छा करेगा। और सीमेंट में एक अच्छा उछाल आया। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि बारिश के सीजन में सीमेंट कंपनीज इतनी अच्छी नहीं करती, लेकिन हम्म। आज आप अगर कंपनीज के नंबर देखें, अंबुजा सीमेंट, उसके बाद श्री सीमेंट, बहुत ही तगड़े नंबर्स आए। तो क्लियरली आई थिंक ऐसा लग रहा है कि जब जुलाई टू सितंबर में एक बार बारिश थोड़ा कम होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर में वापस काम चालू होगा, तो और भी तेजी से सीमेंट कंपनीज में अच्छा उछाल आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे भी फोकस करिए, क्योंकि इंफ्रा पे गवर्नमेंट अभी काफी पैसा खर्चा करेगा, तो उसका बेनिफिट भी इनको मिलेगा। ऑलराइट, इंफ्रा पे गवर्नमेंट खर्चा कर सकती है। और आपने ऑटो सेक्टर की भी बात करी, आपने बजाज बताया, टीवीएस बताया। एक हमारे व्यूअर हैं विवेक पटेल जी, कह रहे हैं उसी पे ऑटो सेक्टर पे एक सवाल उनका आया है। हीरो मोटोकॉर्प के इनके पास 30 शेयर हैं और जो इनका बाइंग प्राइस है वो है 4250। तो उस पर आपकी टारगेट कह रहे हैं इनका क्या होना चाहिए अभी, और किस तरीके से इन्हें आगे व्यू रखना चाहिए? कि अगर आपका साल भर का नजरिया है, तो आपने 4,200 250 में लिया है, तो देखिए ऐसे बड़े लार्ज कैप कंपनीज में अगर आपको साल का 15-16% भी मिलता है, तो आपको अच्छा समझना चाहिए। क्योंकि देखिए ये कोई मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनी नहीं है जहाँ पे आप 2-3 गुना पैसा बना सकते हो। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से एक 15-16% का अपसाइड आपको अगले 6 से 12 महीने में मिल सकता है, जो मेरे ख्याल से अच्छा है। होपफुली अगर नंबर और भी अच्छे आते हैं, तो शायद 20% का भी अपसाइड आपको मिले। तो ये आपका अगर स्टॉक है तो निवेशित रहिए, लेकिन टाइम फ्रेम 6 to 12 मंथ रखिए। ऑलराइट, टारगेट 6 to 12 मंथ्स का रखिए फॉर बेटर दिस थिंग। सर, हमने बात तो कर ली हॉस्पिटैलिटी की, हॉस्पिटल्स की भी बात कर ली, अपोलो यथार्थ, ऑटो की भी बात कर ली, एमएनएम की भी बात कर ली। एक सेक्टर है आईटी सेक्टर, जो कुछ बहुत दिनों बाद चला था, फिर उसके बाद थोड़ा हमने अब बहुत अच्छा करते हुए नहीं देखा, पर आज हमने उसमें थोड़ी बढ़त देखी है। तो आईटी सेक्टर को लेकर नियर टाइम व्यू आप क्या रखते हैं? क्योंकि टैरिफ और सारी चीजों को लेकर थोड़ा सा उस पे असर क्या होगा, ये भी आप बता दीजिए। तो देखिए अगर आपने आईटी सेक्टर के नतीजे देखे हैं, तो अगर हम इन्फोसिस देखें, टीसीएस देखें, विप्रो के नंबर देखें, तो बहुत ही कम कंपनीज ने मेरे ख्याल से गाइडेंस बहुत एग्रेसिवली इंप्रूव किया है या नंबर्स बहुत तगड़े दिखाए हैं। वैसे तो अप्रैल टू जून का क्वार्टर एक स्लो क्वार्टर होता है, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो आईटी कंपनीज में है, जो बड़ी आईटी कंपनीज में है, वो है कि अभी ग्रोथ अभी भी नहीं आ रहा है, नए ऑर्डर्स नहीं आ रहे। और हालांकि ये सारी कंपनीज कैश रिच है, इनके पास कोई कर्जा नहीं है, लेकिन मार्केट इंतजार कर रहा है कि कभी यूएस से बड़े ऑर्डर्स इनको मिलेंगे, कभी यूएस की कंपनीज इनको बड़ी ऑर्डर्स साइन अप करेंगी। तो ये मामला कम से कम पिछले 2-3 क्वार्टर से हो रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। सितंबर के बाद मुझे लगता है कि टैरिफ का भी मसला थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाएगा, प्लस होपफुली यूएस इकोनॉमी एक अच्छी स्टेट कंडीशन में रहेगी। तो सितंबर के बाद होपफुली मुझे लगता है कि नंबर अच्छे आएंगे। बट अगर किसी को निवेश करना ही है, तो मैं समझता हूँ कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज है, टीसीएस है, ये थोड़ा थोड़ा एसआईपी करके आप ले लो, क्योंकि इसमें डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्टेड है। लेकिन ग्रोथ के लिए आपको कम से कम सितंबर अक्टूबर तक रोकना पड़ेगा, क्योंकि नंबर आएंगे, कमेंट्री आएगी, उसके बाद ही इन शेयरों में थोड़ी सी आपको हलचल देखने को मिलेगी। ऑलराइट, तो थोड़ा सा सितंबर अक्टूबर तक आईटी सेक्टर के लिए वेट कर, इंक्रीज देखने के लिए वेट करना चाहिए। मुकेश कुमार जी हैं, कह रहे हैं मेरे पास सुरक्षा डायग्नोस्टिक के 441 के रेट पर मैंने आईपीओ लिया था सुरक्षा डायग्नोस्टिक का, और 67 शेयर है इनके पास। कह रहे मैं बहुत घाटे में हूँ, प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए मुझे इसमें क्या करना चाहिए। देखिए पहली बात तो जो सेक्टर में ये कंपनी काम करती है नेहा जी, बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। आज टाटा 1mg है, उसके बाद मेरे ख्याल से मेट्रोपोलिस जो मार्केट लीडर है, बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज इस सेक्टर में काम करती है। और मेरे ख्याल से पब्लिक इशू के टाइम पे जब शायद इन्होंने लिया था, तभी मेरे ख्याल से काफी महंगे वैल्यूएशन पे आईपीओ आया था। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर ये बी टू बी सेगमेंट में काम करते हैं, तो वहां पे ऑलरेडी मार्जिन कम होते हैं। बी टू सी में जो कंपनियां काम करती है, यानी कि डायरेक्ट कस्टमर को केटर करती है, वहां पे तो मार्जिन एटलीस्ट अच्छी होती है। तो ये सेक्टर में मुझे नहीं लगता कि अगले 6 से 12 महीने में कोई बड़ी बढ़त आएगी। देखिए यहाँ पे तो अभी ऐसा हो गया है कि काफी कंपनियां डिस्काउंट दे रही है, अपने वेंडर्स को बड़ा क्रेडिट पीरियड दे रही है। तो कहीं ना कहीं अगर इनको कोई दूसरे शेयर में पैसा लगाना है, तो वहां पे लगाइए। मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, उसके बाद सरकारी बैंक्स है, उसके बाद सीमेंट की कंपनियां हैं, यहाँ पे फोकस करिए। बिकॉज ये जो प्राइस इन्होंने लिया है,
मुझे नहीं लगता है 6 से 12 महीने में कोई बड़ी बढ़त आएगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। आने वाले 1-2 क्वार्टर्स भी इनके लिए काफ़ी दिक्कत भरे हो सकते हैं। ओके। मुकेश जी, ओला पे भी आपकी राय मांग रहे हैं। इनके पास 121 की खरीद पर हैं 156 शेयर्स। तो कह रहे हैं अब क्या करना चाहिए आगे। देखिए, ओला इलेक्ट्रिक की भी बात अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो गाड़ियां है, यहाँ पे हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में इनकी कैपेसिटी सबसे बड़ी है, लेकिन सेफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी काफी लोगों का जो ऑब्जर्वेशन है और जो फीडबैक है वो खराब है। और अगर हम नंबर देखें नेहा जी, तो पिछले क्वार्टर में इन्होंने कम से कम 150 करोड़ का लॉस किया है। हालांकि अभी इन्होंने कहा है कि वो इलेक्ट्रिक मोटर बाइक भी लॉन्च करने वाले हैं। तो मेरा तो मानना है कि जब तक कंपनी मुनाफा कमाती नहीं है, तब तक यहाँ पे कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया रखेंगे तो ही इधर पैसा बनेगा, क्योंकि देखिए ये स्टार्टअप वेंचर जैसी कंपनी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाती नहीं, कैश फ्लो नहीं बनाती, और बड़ी बड़ी बातें अभी बहुत हो रही है, लेकिन मार्केट चाहेगा क्या कि एग्जीक्यूशन हो, नंबर्स में बदलाव आए। तो इसके लिए कम से कम 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम रखिए, और मेरे ख्याल से अभी फिलहाल एवरेज मत करिए। सितंबर का क्वार्टर भी आने दीजिए, क्योंकि जून का क्वार्टर में अभी वापस कंपनी ने ऑपरेटिंग लेवल पे भी लॉस किया है, नेट प्रॉफिट भी नहीं है। तो कैश फ्लो जब तक आता नहीं है तब तक यहाँ पे कहना मुश्किल है कि स्टॉक कभी चलेगा, क्योंकि 60-61 रुपए में आईपीओ आया था, उसके बाद 121 122 तक गया, अभी वापस 50 रुपए चल रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए लॉस बुक मत करिए, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए। ऑलराइट, तो वेट टाइम फ्रेम थोड़ा ज्यादा है इसमें। उदय प्रमाणिक जी हैं, कैंप्स को लेकर आपकी राय मांग रहे हैं। इनकी जो बाइंग प्राइस है कैंप्स का वो है 4250, यानी 4250 का है। कह रहे हैं अभी होल्ड करें या लॉस बुक कर लें। मेरा 3 मंथ्स का व्यू है। देखिए 3 मंथ्स में तो कोई बड़ा बदलाव आएगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि देखिए जो शेयर उन्होंने खरीदा है वो एक लार्ज कैप स्टॉक है। कैम्स इंडिया की सबसे बड़ी रजिस्ट्रार है। सारे म्यूचुअल फंड्स जो 90% म्यूचुअल फंड्स है वो केटर करते, दूसरा कॉम्पिटिटर केफिन टेक्नोलॉजीज है। और देखिए ऐसे शेयर में जब आप कोई पोजीशन लेते हो, तो मैं कहूंगा कि आप एक प्रॉपर स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि अगर आपका व्यू सिर्फ 3 महीने का है तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। अगर आप इन्वेस्टर है तो आप निवेशित रह सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं कि अभी जो जियो का म्यूचुअल फंड आ गया है, वहां पे भी कैंप्स को ही अकाउंट मिला है। तो धंधा बढ़ रहा है। देखिए जितने लोग म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर रहे हैं, जितने लोग इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सारे कंपनीज को कहीं ना कहीं ये कंपनी जुड़ती जा रही है। और रजिस्ट्रार का काम तो काफी क्रिटिकल होता है। और ऐसे कोई बड़े प्लेयर भी मार्केट में नहीं, मुश्किल से 1-2 प्लेयर ही है। तो आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो स्टॉप लॉस लेके मेरे ख्याल से यहाँ पे जैसे कोई उछाल मिलता है आपको निकल जाना चाहिए। बट हाँ, अगर आपका नजरिया 12-15 महीने है तो आपको निश्चिंत होकर निवेशक होना चाहिए। ऑलराइट, आईजीएल पे अगर एंट्री करनी हो तो कौन से लेवल सही रहेंगे। उदय जी पूछ रहे हैं। देखिए मेरे ख्याल से अगर आपका नजरिया अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है और ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो मैं तो कहूंगा कि अभी आप 25% लगाइए, उसके बाद मार्केट ऑब्जर्व करिए, सितंबर का क्वार्टर आने दीजिए। ऐसा लग रहा है कि जो भी नेगेटिव हो गया था वो इंद्रप्रस्थ गैस के शेयर में हो चुका है। ऑलरेडी हमने देखा है कि एमजीएल का शेयर देखिए, गुजरात गैस का देखिए, इसमें थोड़ी सी बाइंग चालू हो चुकी है। जो मेन रॉ मटेरियल है एलएनजी, उसके प्राइसेस स्टेबलाइज हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जब तक पेट्रोल और डीजल ये मेरे ख्याल से प्राइसेस बढ़ते नहीं है, तब तक कंपैरेटिवली गैस के प्राइसेस में कोई बदलाव आएगा नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर आपका नजरिया 12-15 महीने का है तो 25% अभी खरीद लीजिए और बैलेंस क्वांटिटी सितंबर के बाद ले लीजिए। करंट प्राइस भी अट्रैक्टिव है, बट नजरिया थोड़ा सा लंबा रखना जरूरी है। ऑलराइट, नजरिया थोड़ा सा लंबा रखना सही है। हमजा जी हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग नेहा मैम एंड अविनाश सर। गुड इवनिंग हमजा जी। प्लीज मुझे बताइए अगर मैं एस्थेटिक इंजीनियर्स लिमिटेड में इस समय एंट्री ले सकता हूँ, फ्रेश एंट्री। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि करंट लेवल पे अगर आप एंटर करोगे तो रिस्क रिवॉर्ड इतना कुछ खास नहीं है। मैं यही कहूंगा कि एक और एक क्वार्टर का परफॉर्मेंस आने दीजिए। और ये कंपनी में लिक्विडिटी भी ज्यादा नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर लिक्विडिटी थोड़ी सी इंप्रूव होती है तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंफर्ट मिलेगा। तो मेरे ख्याल से एक क्वार्टर के लिए सितंबर क्वार्टर तक रुकिए, कोई जल्दबाजी मत करिए, आपको ऑब्वियसली अच्छे लेवल्स पे एंट्री बाद में भी मिल सकती है। ऑलराइट, क्या जेएम फाइनेंस में ये इस समय फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। देखिए अगर आपका 6 to 12 मंथ का नजरिया है तो जेएम फाइनेंशियल में अच्छा टर्न अराउंड हो चुका है। ये एआरसी चलाते हैं, बेसिकली इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग का भी सेटअप है इनका, और काफी अच्छे इंप्रूवमेंट इनके नंबर्स में आए हैं। तो मैं कहूंगा कि ऑलरेडी स्टॉक थोड़ा सा चल चुका है, लेकिन नजरिया 6 to 12 मंथ्स का है, तो यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। शशिधर जी हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग सर और मैम। जीई वर्नोवा
में मैंने प्रॉफिट बुक किया था 2779 पर। प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए री एंट्री करने के लिए वर्नोवा के लिए कौन सा लेवल सही रहेगा अब। नहीं, मुझे पता नहीं ये ट्रेडर है या इन्वेस्टर है। अगर ट्रेडर है तो मैं यही कहूंगा कि देखिए, आपको जब भी एंट्री लेनी है आप अच्छा स्टॉप लॉस लगा लीजिए। उसके बाद ही आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। और अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल है तो आपको इस लेवल से भी एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। कंपनी एक एमएनसी कंपनी है, बहुत ही अच्छे नंबर दिखा चुकी है। और इस स्टॉक में सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें कोई डाइल्यूशन हुआ नहीं है। तो इक्विटी मेजॉरली जो शेयर है वो एमएनसी कंपनी होल्ड कर रहा है। यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। तो नजरिया अगर साल 1.5 साल का है तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड और अच्छा वेल्थ क्रिएशन होगा। लेकिन ट्रेडिंग के लिए मेरे ख्याल से आपको सिंपल स्टॉप लॉस लेके काम करना है। ऑलराइट, ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस लेके काम करना है। रमेश जायसवाल जी हैं, गेल पर इनका सवाल है। कह रहे हैं मैंने 184 रुपीस पे मेरी बाइंग है, आगे क्या करना चाहिए इसमें, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। देखिए, गेल के नंबर्स थोड़े से नरम आ चुके हैं, लेकिन गेल इंडिया की सबसे लार्जेस्ट पाइपलाइन कंपनी है। और गैस की जो भी ट्रांसपोर्टेशन होती है वो गैस के पाइपलाइन से ही होती है। तो गेल डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है। प्लस इनका एक छोटा इन्वेस्टमेंट भी है आईजीएल में। तो मैं कहूंगा कि नजरिया थोड़ा सा मीडियम टर्म रखे। एक क्वार्टर से कंपनी का परफॉर्मेंस हम ये बात मान के नहीं सकते कि कंपनी खराब है, बट होपफुली सेकंड हाफ ऑफ FY 25-26 में अच्छे खासे नंबर आएंगे। तो करंट लेवल पे अगर इनके पास अगर है तो मुनाफा सॉरी लॉस बुक मत करिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और 6 to 8 मंथ्स का नजरिया लेके यहाँ पे पोजीशन होल्ड करिए। 6 to 8 मंथ्स का नजरिया रखना ठीक है। अश्विनी जी का सवाल है, कह रहे हैं यूग्रो कैपिटल का शेयर पे इनकी 170 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है इनका। कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है टारगेट क्या होगा इसका नियर फ्यूचर में और कितना वेट करना चाहिए। देखिए, ये शेयर में जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है वो ये है कि अच्छे नंबर आने के बाद भी ये स्टॉक चला नहीं है। और शायद ये निवेशक का भी प्रॉब्लम यही है। देखिए, मैं कहूंगा कि मार्केट इन्वेस्टर्स का पेशेंस टेस्ट कर रहा है, लेकिन एसेट क्वालिटी की बात करें, बिजनेस ग्रोथ की बात करें, एयूएम ग्रोथ की बात करें, तो सब पैरामीटर में कंपनी ने बहुत बढ़िया काम किया है। इनफैक्ट अनिल, अभी रिसेंटली अब इन्होंने एक राइट्स इशू भी किया था जिससे उनका कैपिटल स्ट्रक्चर भी अच्छा होगा। तो मैं कहूंगा कि 6-8 महीना होल्ड करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए अच्छे नंबर का। और जब री रेटिंग होगा तभी शेयर में एक अच्छा बाउंस आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा समय यहाँ पे बिताइए। स्टॉक काफी स्लोली चलता है, लेकिन मुझे लगता है फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। अच्छा, और टारगेट्स इसके क्या होने वाले नियर फ्यूचर में। देखिए, अगर मैं मान के चलूं तो साल 1.5 साल में 160-170 की इनकी बाइंग प्राइस है। मैं तो कहूंगा कि इवन 225-250 भी हो सकता है। बट यहाँ पे टाइम फ्रेम थोड़ा आपको होल्ड करने का कन्विक्शन होना चाहिए, क्योंकि सही नंबर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने के बाद भी ये स्टॉक चला नहीं है। और ये एमएसएमई सेक्टर को केटर करते हैं। प्लस इनकी एसेट क्वालिटी ठीक ठाक है, प्लस जो मैनेजमेंट टीम है वो भी काफी बढ़िया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ टाइम यहाँ पे बिताना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑलराइट, सो टाइम समय का खेल है ये। शशिधर जी हैं, कह रहे हैं मेरे पास 66 शेयर्स हैं वेबसॉल एनर्जी सिस्टम्स के, जो मेरा बाइंग प्राइस है वो है 1330 का। मुझे सजेस्ट कीजिए स्टॉप लॉस सर प्लीज और 3 मंथ्स का टारगेट। देखिए, ये पहला बात तो ये ट्रेडिंग काउंटर नहीं है। इन्होंने सोलर पैनल की कंपनी खरीदी है। तो अगर इनको शॉर्ट टर्म व्यू लेना है तो मुझे तो लगता है कि देखिए, स्टॉप लॉस तो मिनिमम 1:2 होना चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस 10 रुपया है तो प्रॉफिट 20 रुपया होना चाहिए। मोटा मोटी 20 तरीके का काम अगर आप ट्रेडिंग में करोगे तो ही आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होगे। नजरिया आपका इस स्टॉक में 3 महीने का रखना जरा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि देखिए नंबर्स आएंगे उसके बाद ही ये स्टॉक चलेगा। ये ऐसा कोई ट्रेडिंग काउंटर नहीं है, इसमें लिक्विडिटी वैसे भी बहुत कम है। तो मैं यही कहूंगा कि आपका अगर प्लान है कि 3 महीने होल्ड करना है तो सितंबर के क्वार्टर के बाद नंबर्स आएंगे जो काफी अच्छे आएंगे, तो उसके बाद आपको एक निकलने का मौका मिलेगा। ऑलराइट, थोड़ा सा वेट और कर सकते हैं। अविनाश जी, पीएसयूज को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है, काफी दिनों से काफी डल चल रहे हैं पीएसयूज, तो इसमें अभी रुकना चाहिए या फिर चेंज करना चाहिए जो लोग होल्ड कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि पीएसयू में अगर आप मेरे को पूछोगी तो पीएसयू में जो डिफेंस कंपनियां हैं वहां पे तो आउटलुक पॉजिटिव है। जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, भारत डायनेमिक्स है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है। लेकिन जो यूटिलिटी कंपनियां हैं जैसे कि इरकॉन हो गया, उसके बाद सरकारी बैंक्स हो गए, वहां पे हमने देखा है कि इस बार फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स इतने खास आए नहीं है। काफी निराशक है। इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, पीएनबी की बात करें, कैनरा बैंक की बात करें, तो मैं यही कहूंगा कि जिनको इमीडिएट मोमेंटम चाहिए इनको ये सेक्टर में पैसा लगाना नहीं चाहिए। पर हाँ, जो निवेशक है
उनको डेफिनेटली थोड़ा-थोड़ा पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा मानना है कि सितंबर के बाद होपफुली जब कॉर्पोरेट कैपेक्स बढ़ेगा, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड बढ़ेगा, तो बैंकिंग डेफिनेटली आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। और बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पे आपको सरकारी बैंक्स मिल रहे हैं। जैसे कैनरा बैंक तो बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी एक अच्छा विकल्प है। लेकिन यहाँ पे इंतजार लंबा होगा, तो मैं कहूँगा कि वही इन्वेस्टर निवेश करें जिनको कम से कम 12-15 महीने का व्यू है। आपने बताया कि जैसे कैनरा बैंक और बीओबी आपने कहा कि ये बाइंग लेवल्स इस समय सही हैं, लो लेवल्स पे चल रहा है। कुछ एक आध ऐसे और स्टॉक्स हैं जो इस समय अच्छे रेट पे, करेक्शन के बाद अच्छे रेट पर मिल रहे हैं और खरीदना सही रहेगा? नहीं तो देखिए, करेक्शन के बाद ही मैं आपको कह रहा हूँ कि कैनरा बैंक तो बुक वैल्यू के नीचे चल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी काफी गिरा है, पीएनबी के भी नंबर अच्छे नहीं आए तो वो भी करंट प्राइस पे अच्छा चल रहा है। देखिए, अगर आप प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छे रेट पे चल रहा है, फेडरल बैंक अच्छा चल रहा है। तो मैं कहूंगा कि देखिए, आपको बैंकिंग आपके पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। और हालांकि अभी एक आध 2 महीने ये ना चले, लेकिन अगर आपका नजरिया 12-15 महीने, नेक्स्ट 6 to 12 months या 12 to 15 मंथ, तो डेफिनेटली थर्ड क्वार्टर के परफॉर्मेंस के बाद ट्रैक्शन जरूर आपको देखने को मिल सकता है। ओके। नीरज गर्ग जी हैं, कह रहे हैं कि करंट प्राइस पर और लॉन्ग टर्म व्यू है इनका। ये दो शेयर्स के आपसे पूछ रहे हैं, एक है डॉक्टर रेड्डी और आरती इंडस्ट्रीज। दोनों के लिए कह रहे हैं करंट प्राइस पे खरीद सकते हैं क्या? देखिए, आरती इंडस्ट्रीज में जरूर एक मौका बन सकता है, क्योंकि केमिकल सेक्टर में ये काफी बड़ा दिग्गज प्लेयर है। और केमिकल सेक्टर में हमने देखा है कि बहुत समय के बाद अभी प्राइसेस रिकवर हो रहे हैं, चाइना की डंपिंग बंद हो चुकी है, प्लस इंडिया में डिमांड अच्छा बढ़ रहा है। तो आरती इंडस्ट्रीज में मुझे लगता है कि अगर इनका नजरिया 12-15 महीने है तो जरूर एक थोड़ा निवेश बन सकता है। डॉक्टर रेड्डीज में मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि देखिए अभी जो यूएस टैरिफ्स का मामला हो चुका है, यहाँ पे अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि इंडियन फार्मा कंपनी जो यूएस को बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करती है, उनके लिए क्या टैक्सेशन होगा, उनके लिए क्या टैरिफ होगा। बिकॉज कहीं ना कहीं लाइफ सेविंग ड्रग्स पे ऐसा माना जा रहा है कि कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं होगी। पर बाकी जो ड्रग्स और प्रोडक्ट्स जो ऐसी कंपनी जैसे डॉक्टर रेड्डी है जो यूएस को ही प्राइमरीली एक्सपोर्ट करते हैं, वहां पे अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है तो इनके लिए दिक्कतें हो सकती है। तो थोड़ा इंतजार करिए। मेरे ख्याल से 7 अगस्त को तो सारे टैरिफ्स इम्प्लीमेंट हो गए, और उसके बाद हमको फार्मा सेक्टर पे भी स्पेसिफिकली समझेगा कि क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। आप डेट तो दे रहे हैं पर डेट तो एक्सटेंड होती चली जाती है सर। देखिए, वो हमारे हाथ में नहीं है। नया जी, तो पहले तो जुलाई की डेट थी, फिर अगस्त की हो गई, और उसके बाद लोगों को लगा कि हमको भी बहुत रीजनेबल टैरिफ मिलेगा 15% का, लेकिन जो आया वो 25% है। तो देखिए, ये बातें मुझे लगता है मार्केट को कंफ्यूज कर रही है। और सबसे बड़ी बात, जो डोमेस्टिक सेक्टर है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां हैं जो ज्यादातर एक्सपोर्ट करती है, जैसे फार्मा हो गया, ऑटो कंपोनेंट हो गया, आईटी हो गया, इनके लिए दिक्कतें हैं, क्योंकि खर्चा बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसको पास थ्रू करना इजी बात नहीं रहेगी। तो उसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक आध महीना ये ट्रम्प का जो प्रॉब्लम है वो चलता रहेगा। बिकॉज कहीं ना कहीं देखिए, 7 अगस्त से कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कस्टमर वेदर ये इम्पोर्ट ड्यूटी एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये सारी बातें कंपनी लेवल पे अभी काफी कंपनियां तो गवर्नमेंट को अप्रोच कर रही है कि हमको कुछ बेनिफिट दे दीजिए, क्योंकि इम्पोर्ट टैरिफ से हमारी चीजें महंगी हो जाएगी। तो ये अभी भी कहना मुश्किल है कि इनके लिए कैसा आगे का रोड मैप रहेगा। राइट सर। शादाब जी हैं सर, कह रहे हैं आप दोनों को मेरा आदाब। मेरा सवाल कॉनकॉर्ड बायोटेक पर है। मेरी बाइंग है 1760 की। अब सर प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि मैं आगे कैसे इसमें प्रोग्रेस करूं। देखिए, पहली बात तो कंपनी तो इन्होंने अच्छी चुनी है, लेकिन थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे इन्होंने खरीदा है। मैं इनको यही कहूंगा कि देखिए, अगर आपका नजरिया थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड है तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक एक छोटे दायरे में घूमे, लेकिन कंपनी बहुत बढ़िया है। इसमें राकेश जूनीवाला जैसा बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है, प्लस प्रमोटर मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा बैंडविड्थ रखते हैं, प्लस जिस कैटेगरी में काम करते हैं वो बहुत ही बढ़िया है। बहुत डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट में डिमांड अच्छा है। तो नजरिया 12-15 महीने का रखिए। जैसे जैसे नंबर्स आएंगे यहाँ पे रीरेटिंग होगी, बट आपका टाइम फ्रेम यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म होना है। ऑलराइट, टाइम फ्रेम मीडियम टू लॉन्ग टर्म होना चाहिए। इंडियन ओवरसीज बैंक के लिए मुकेश जी पूछ रहे हैं सर, 38.5 की इनकी बाइंग है, तो कह रहे हैं तेजी आएगी क्या अभी नियर बाय? ये आएगी, क्योंकि देखिए बहुत समय के बाद ये बैंक ने अच्छा मुनाफा दिखाया है, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक हो चुकी है। और मुझे लगता है कि देखिए, इस लेवल से खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो प्राइस पे इन्होंने एंटर किया है, इनको सिर्फ थोड़ा समय देना है, क्योंकि अभी सारे पीएसयू बैंक्स पिटे हुए हैं, तो सेंटीमेंट खराब है। तो आपको शायद यहाँ पे भी एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। बट अगर आपका 6 to 12 मंथ्स का नजरिया है तो यहाँ से डेफिनेटली अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है।
ऑलराइट, 6-12 मंथ्स का नजरिया तो रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। हिमांशु जी हैं, एक तो कैनरा बैंक पे बोल रहे हैं, कैनरा बैंक पे हिमांशु जी थोड़ा सा रिवाइंड करके बोलिए। अविनाश सर ने बहुत अच्छे से बताया उसके बारे में। और ये भी पूछ रहे हैं कि टीसीएस में अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं इस वक्त। देखिए टीसीएस में भी मैं यही कहूंगा कि कंपनी बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको अगर पैसा बनाना है तो आपको टाइम फ्रेम लंबा रखना है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज में टीसीएस में आपने अभी देखा होगा कि उन्होंने 12,000 लोगों को निकाला है। अभी ये सब निकालने के बाद एक सिग्नल मिलता है कि इनको दिक्कतें हो रही है, ग्रोथ नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं था बट अपनी एम्प्लॉय वर्कफोर्स को कम करने का। तो आपका नजरिया अगर 1.5-2 साल है तो ही आप निवेशित रहिए। देखिए लार्ज कैप में आपको मुश्किल से 10-15% का एनुअल ग्रोथ अगर मिलेगा तो आपको अच्छा समझना चाहिए। अगर आपका नजरिया 15% से ज्यादा है तो आपको छोटी कंपनीज पे फोकस करना है, जैसे केपीआईटी हो गया, परसिस्टेंट हो गया, मास्टेक हो गया, क्योंकि ये छोटी बेस पे अच्छा काम करेगी। तो वो पॉइंट ध्यान में रखिए, जिनको स्टेबिलिटी और सेफ्टी चाहिए वो लार्ज कैप में पैसा लगा सकते हैं, बट वो भी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, जिनको स्टेबिलिटी और सेफ्टी चाहिए लार्ज कैप में लगा सकते हैं एज पर अविनाश जी, लेकिन लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। गया रंजन जी हैं, ज्ञान रंजन जी हैं, कह रहे टाटा मोटर्स के मेरे पास 70 शेयर हैं, इनका बाइंग प्राइस है 723 का। कह रहे हैं सर इस पर क्या व्यू रखते हैं आप। नहीं, टाटा मोटर्स में देखिए मुझे लगता है कि अगर आपका नजरिया 6 to 12 मंथ्स है तो एक तो बात अच्छी है कि देखिए कमर्शियल व्हीकल सेल्स में अच्छी बढ़त अभी ये महीने से देखने को मिली है। प्लस पैसेंजर कार के सेल्स भी हमको लगता है कि सितंबर से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि इंटरेस्ट कट्स जो हो गए हैं, रूरल डिमांड जो बढ़ा है, उसका असर आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और प्लस मुझे लगता है कि अभी यूरोप में तो 15% का टैरिफ लगा है, यूएस में 25% है, तो कहीं ना कहीं इनका जो जेएलआर का बिजनेस है वो वापस बाउंस बैक होगा, क्योंकि यूरोप से काफी बिजनेस इनको मिलता है जेएलआर के प्रोडक्ट्स के लिए। और अभी जेएलआर का धंधा और डोमेस्टिक जो गाड़ियों का धंधा है वो अलग अलग दो कंपनीज में होने वाला है। तो वैल्यू अनलॉकिंग के लिए जगह है, क्योंकि जैसे ही जेएलआर की कंपनी लिस्ट होगी मुझे लगता है अच्छी खासी तेजी आपको उस शेयर में देखने को मिलेगी। तो हो सकता है कि नवंबर दिसंबर तक ये डीमर्जर हो और उसके बाद ही शेयर होल्डर्स को दो कंपनीज के दो शेयर्स मिले। तो नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो अभी 675 चल रहा है तो थोड़ा एवरेज भी आप कर सकते हो, लेकिन नजरिया कम से कम 6-12 मंथ रखिए। नजरिया थोड़ा लंबा रखें इसमें। अविनाश जी, अब आप ये मुझे बताइए, आप करंट मार्केट सिनेरियो देखते हुए आपके टॉप 5 पिक्स कौन से रहेंगे। नेहा जी, दो पिक्स है, 5 पिक्स तो अभी इस बाजार में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको कहूंगा कि देखिए हॉस्पिटैलिटी स्पेस में हमको इंडियन होटल्स पसंद है, बहुत ही स्टेबल काउंटर है और सबसे बड़ा होटल है इंडिया का। लास्ट ईयर करीबन 8,000 करोड़ पे 2,000 करोड़ का उन्होंने मुनाफा कमाया था। इस बार जो कमेंट्री आई है इसमें एक बात उन्होंने क्लियरली कहा है कि रूम्स की कैपेसिटी इंडिया में बढ़ नहीं रही है, हालांकि डिमांड बहुत है और सप्लाई मुश्किल से 5% से बढ़ रहा है। और करंट ईयर की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि 2500-2600 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 900 950 का एक टारगेट प्राइस बन सकता है, अभी करीबन 750 का प्राइस चल रहा है। और दूसरा शेयर जो मुझे अच्छा लगता है जो जो 750 पे बाइंग आप कह रहे हैं कर सकते हैं करंट लेवल से। 750 पे आप कर सकते हैं, 900 950 का एक टारगेट प्राइस आपको अगले 8 से 12 महीने में पॉसिबल लगता है, क्योंकि होटल सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी टूरिज्म का जो माहौल है इंडिया में बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, इनके पास जो इन्वेंट्री है वो उनके पास है जो उनको आगे हेल्प करेगी, ज्योग्राफिकली ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड आउट है। और सेकंड पिक सर, जब इंडियन दूसरा होटल्स की। दूसरा काउंटर जो अभी आया है वो यूनाइटेड फॉस्फोरस है। देखिए ऑल्दो कंपनी ने इस क्वार्टर में घाटा दिखाया है, लेकिन पिछला क्वार्टर में 300 करोड़ का घाटा था, इस बार घाटा 70 करोड़ हो चुका है। और एग्रोकेमिकल कंपनीज में हमने देखा है कि बारिश अच्छी हो चुकी है, एग्रोकेमिकल सेक्टर में अच्छे टेलविंड्स दिख रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज है, जैसे रैलीज हो गया, शारदा क्रॉपकेम हो गया, सुमिटोमो हो गया, सारी कंपनीज ने नंबर अच्छे दिखाए। तो मुझे लगता है कि दूसरा क्वार्टर अच्छा साबित होना चाहिए यूपीएल के लिए। और अभी करीबन 700 रुपए का भाव चल रहा है, यहाँ पे भी मुझे लगता है कि 875-900 रुपए का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे निवेश करिए, क्योंकि इनको भी यूएस टैरिफ से कोई बड़ी नुकसान वाली कोई बात होने वाली नहीं है और इनका डोमेस्टिक मार्केट शेयर काफी अच्छा है। और एग्रोकेमिकल सेक्टर अभी थोड़ा थोड़ा करके वापस बाउंस बैक हो रहा है। तो एग्रोकेमिकल और हॉस्पिटैलिटी ये दोनों ऐसे सेक्टर्स है जो आगे भी इस साल अच्छा ग्रोथ दिखाएंगे। ऑलराइट सर, ये तो हो गए आपके पिक्स। अब हिमांशु जी एक सवाल और लेकर आ गए हैं, कह रहे हैं सर प्लीज मुझे एनएमडीसी पर गाइड कीजिए, मेरे पास 70 शेयर हैं, क्या करना चाहिए। देखिए मेटल सेक्टर में वापस थोड़ी सी हरियाली छाई है, नंबर अच्छे आ गए हैं। इनफैक्ट काफी कंपनियां हैं जिन्होंने मेटल सेक्टर में नंबर अच्छे दिखाए, जैसे टाटा स्टील हो गया, जायसवाल नेको हो गया, उसके बाद हिंडाल्को हो गया। तो मैं यही कहूंगा कि एनएमडीसी एक बहुत वेल एस्टेब्लिश आयरन ओर प्रोड्यूसर है। आयरन ओर की कीमतें होपफुली अगले 1-2 महीने में अगर थोड़ा सा अपटिक दिखाते हैं, क्योंकि चाइना ने अभी बड़ी बाइंग शुरू नहीं की है,
बट कहीं ना कहीं आयरन ओर में मुझे लगता है आउटलुक पॉजिटिव है, तो यहाँ पे निवेशित रहिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, कम से कम 3 से 6 महीने का व्यू भी अगर आप रखते हो तो यहाँ पे एक अच्छा बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा। तो 70 पे इनकी बाइंग है तो इंक्रीज देख लेंगे 3 to 6 months पे। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि यहाँ से कम इस लेवल से कम 15-20% की अपसाइड पॉसिबल लग रही है। ऑलराइट सर, बस एक आखिरी सवाल साजिदा खातून का है, कह रही है इंजीनियर्स इंडिया के ऊपर है इनका बाइंग प्राइस है 249 का, उस पे आपका व्यू पूछ रही हैं। देखिए ये शेयर तो बहुत अच्छा है, लेकिन इन्होंने काफी ऊपरी लेवल पे ये शेयर खरीदा है। मुझे लगता है कि देखिए इन्वेस्टर यही गलती करते हैं कि ऊपरी लेवल पे लेते हैं, उसके बाद अटक जाते हैं। तो मैं इनको यही कहूंगा कि देखिए अगर आपका नजरिया यहाँ पे साल 1.5 साल का है तो ही आप यहाँ पे निवेशित रहिए। और करंट प्राइस मुझे लगता है नया करीबन 150 है, आई डोंट नो द करंट प्राइस, बट अगर निचले लेवल पे शेयर मिलता है तो थोड़ा एवरेज करने की कोशिश करिए और लंबा टाइम फ्रेम रखिए, क्योंकि सरकारी कंपनी है, हाइड्रोकार्बन सेक्टर में काम करती है, डिविडेंड बहुत अच्छी देती है, बिल्कुल कर्जा मुक्त है। लेकिन गलत प्राइस पे अगर आप लोगे तो डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड जल्दी बनेगा नहीं। लेकिन अगर आपका 12-15 मंथ्स का टाइम फ्रेम है तो यहाँ पे निवेशित रहिए, इमीडिएटली लॉस बुक मत करिए। ऑलराइट, तो साजिदा जी आपको मिल गई एडवाइस अविनाश जी की बढ़िया से। अविनाश सर, आज आप आए हमारे शो में, आपने अपना वक्त निकाला, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। चलिए अविनाश जी हमारे साथ आज जुड़े, उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दिए। आई होप आप लोगों को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। बाकी आप अपने सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं और मेंबरशिप की इंफॉर्मेशन आप हमारे कमेंट बॉक्स में देख ही रहे हैं। अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो आपके नाम के आगे एक बैज आ जाता है, आपका कमेंट लेने में ज्यादा आसानी होती है। मेंबरशिप लेवल्स हमारे अलग अलग लेवल्स के हैं, तो उसमें आपको लिंक पर जाकर जानकारी ले सकते हैं और हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, आप लोगों को हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा? प्रदीप हल्दर के साथ हमारा एक नया इनिशिएटिव है जो कि आपने देखा होगा, प्रदीप हल्दर जी के साथ हमारा डीआरएस इनसाइट्स का पॉडकास्ट, तो उस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे।